डियर लिसनर, अब एक दो ही चैप्टर में योग और मन्नत की कहानी एंड हो जाएगा। इसी के साथ मैं न्यू कहानी लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए और नॉवेल बीट पे मुझे वोट दे दीजिए प्लीज़। चलिए कहानी शुरू करती हूँ। एपिसोड 173। युगांत के बर्थडे के लिए सभी लोग तैयारी कर रहे थे, पर लास्ट में सब घर वाले लिविंग एरिया में बैठकर फाइनल डिसीजन लिया कि युगांत का बर्थडे घर पर ही करेंगे, क्योंकि यह फैसला दादी का था। वह चाहती थी कि युगांत का पहला जन्मदिन घर में ही मनाया जाए। उन्होंने इसके पीछे रीज़न भी बताया कि आज युगांत छोटा है, तो सभी लोग अपने तरीके से उसका बर्थडे मना ले रहे। जैसे जैसे वह बड़ा होते जाएगा, उसकी खुद के डिमांड बढ़ते जाएंगी और एक दिन वह बड़ा होकर खुद का डिसीजन लेने लगेगा, तो पहला बर्थडे घर पर ही मनाया जाए। दादी की बातें सुनकर सभी को सही लगा और युग तुरंत मान गया, क्योंकि दादी सही कह रही थी। जब उसके बर्थडे को 3 दिन रह गया था, तभी से मेंशन को सजाना चालू कर दिया। मन्नत तो अपने कपड़े में ही बिजी थी कि वह और उसका बेटा दोनों क्या पहनेंगे, और ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ अपने लिए ही देख रही थी, बल्कि सभी घर वालों के लिए वह कपड़ों का सिलेक्शन करने लगी। सभी लोगों ने एक बार फिर से एक जैसा ही दिखने का डिसीजन लिया। इस बार बेबी पिंक कलर नहीं, ब्लू कलर रखा, क्योंकि युगांत के ऊपर ब्लू कलर बहुत ज़्यादा सूट होता था। इसलिए सभी लोगों ने ब्लू कलर पहनने का डिसीजन लिया। फाइनली बर्थडे वाला दिन आ ही गया। सभी लोग घर में ही थे। सुबह से सभी लोग बिजी थे। शाम होते ही मेहमानों का आना चालू हो गया। अग्रवाल फैमिली तो सुबह ही आ गई थी। रेहान नैना को लेकर शाम को आया। उसका पेट बड़ा होने के नाते वह बहुत ही स्लो चल रही थी, और जैसे वह अंदर आई तो मीरा जी ने सबसे पहले उसे बैठने के लिए कहा, क्योंकि वह खड़ा नहीं रह सकती थी। वह तुरंत बैठ गई और मन्नत उसकी खातिरदारी करने लगी हुई थी। पायल, अभय, पीहू, मयंक सभी लोग आ गए थे। कुछ ही देर में राहुल ने केक गार्डन एरिया में लगवा दिया। बच्चे भी बहुत इकट्ठा हुए थे, क्योंकि रिश्तेदारों के भी कुछ बच्चे थे और आसपास के भी कुछ बच्चे आए हुए थे। युगांत तो सिर्फ उन्हें ही देख रहा था। वह उनमें ही शामिल होना चाहता था, पर बच्चे उससे थोड़े बड़े थे। वह उसे लेना चाहते थे, पर मन्नत को डर था कहीं कोई उसे गिरा ना दे, और बर्थडे वाले दिन उसे जरा भी चोट लगा तो युग उस पर ही भड़केगा। इसलिए उसे गार्डन में एक छोटा सा मैट डाल दिया था। उस पर युगांत को बिठा दिया गया और बच्चे भी उसके आसपास खेलने लगे। वह उनमें तुरंत घुल मिल गया। कुछ देर बाद सभी लोग गार्डन एरिया में इकट्ठा हो गए, जहां पर केक कट होने वाला था। राहुल ने जो केक लाया था वह 5 लेयर का था और बहुत बड़ा केक था। घर वालों का शान सभी लोग देख रहे थे, क्योंकि हर कोई ब्लू कलर का ही पहना हुआ था और सबके सब एक से एक दिख रहे थे। जितने भी मेहमान आए थे सभी के फ़ोटो निकाल लिए गए और सभी लोग युगांत को आकर बर्थडे विश कर रहे थे। युगांत के लिए गिफ्ट तो पूछो ही मत। सबसे ज़्यादा उसे खिलौने आ रहे थे, क्योंकि बच्चा होने के नाते हर कोई उसे वही दे सकता है, और बड़े लोग उसे गोल्ड, कपड़े, बहुत कुछ लेकर आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद युग और मन्नत युगांत को लेकर खड़े हो गए और उन दोनों ने उसका हाथ पकड़ के केक काटा। मौजूद वहाँ सभी लोगों ने तालियां बजाने लगे, और जैसे एक साथ में तालियों का आवाज़ गूंजा कि युगांत सभी के तरफ देखने लगा और वह भी अपने दोनों हाथों से ताली बजाने लगा। युग ने उसे थोड़ा सा केक खिलाया। उसके बाद मन्नत को वहाँ पर मौजूद अपनी फैमिली वालों को उसने केक खिलाया। उसके बाद मन्नत भी अपने फैमिली, नैना सभी को खिला रही थी। सब एक दूसरे को केक खिलाने लगे। उसके बाद रोमा ने सभी को केक अच्छे से कट करके सर्व करने लगी।
उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को भी केक खिलाया गया और कुछ देर बाद सभी लोगों ने डिनर किया। कुछ देर बाद युग अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट लाया था जो गार्डन के बीचों बीच में रखा हुआ था। वह रेड कलर के कपड़े से ढका हुआ था और युग युगांत का हाथ पकड़ के उस गिफ्ट तक लेकर गया और उसके हाथों को वह पकड़ के हटाने के लिए कहा। जैसे ही युगांत ने वह कपड़ा पकड़ के धीरे धीरे खींचने लगा तो सभी लोग देख सकते थे, सभी के चेहरे पर एक प्यारी वाली मुस्कान थी। युगांत ठीक तरह से उसे खींच नहीं पा रहा था, उसकी मदद युग कर रहा था और जैसे उसने कपड़ा हटाया तो एक ब्लैक कलर की थार जैसी जीप थी जो युग ने अपने बेटे के लिए बनाया था। युगांत तो अपने दोनों हाथ उस गाड़ी पर जोर जोर से पीटने लगा, मानो वह बहुत खुश हो गया। युग उसके गाल पर किस किया और उसे उठाकर उस जीप में बिठाया। वहाँ मौजूद सभी लोग ताली बजाने लगे। बच्चों का टॉय था, इसलिए युग ने बड़े ही अपने मास्टरमाइंड दिमाग से बनाया था। युगांत ने जैसे ही स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा कि उसकी जीप चालू हो गई, पर ऐसा युगांत को लग रहा था क्योंकि बाकी काम उसके डैडी कर रहे थे और जैसे जीप चालू हुआ तो युगांत को लग रहा था कि वही चला रहा है। युगांत इतना खुश था कि उसके 2 दांत कंटिन्यू दिख रहे थे और उसको इतना खुश देख वहाँ मौजूद सभी लोग हंसे जा रहे थे। युगांत उस जीप में बैठकर पूरा गार्डन एरिया घूमने लगा। उसके पीछे युग भी था और राहुल भी था। बाकी लोग देख रहे थे कि वह कितना खुश है। करीब वो आधे घंटे तक खेलते रहा, पर अब उस जीप में से वह उतर नहीं रहा था। धीरे धीरे काफ़ी रात होने लगा। सारे मेहमान धीरे धीरे जाने भी लगे। रेहान नैना को लेकर जल्दी से वहाँ से निकल गया क्योंकि वह ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकती थी। उसने जैसे खाना खाए वह वहाँ से निकल गई क्योंकि उसे मेडिसिन लेकर आराम करना था। सभी के जाने के बाद भी युगांत उस जीप में बैठकर खेल रहा था और जो बच्चे आए थे मीरा जी ने सभी के हाथों में रिटर्न गिफ्ट दिया क्योंकि बच्चों के लिए भी गिफ्ट आया हुआ था और बड़ों के लिए भी कपड़े और गोल्ड आए हुए थे क्योंकि दादी दिल खोलकर लोगों को गिफ्ट दे रही थी। देर रात से युगांत ज़्यादा खेलने की वजह से थक चुका था और युग उसके कपड़े चेंज किया और बेड पर सुला दिया और नॉर्मल टेम्परेचर पर एसी ऑन कर दिया। वहीं युग भी अपने कपड़े चेंज किया और मन्नत भी लहंगे उतारी। मन्नत बहुत खुश थी और आते ही वह युग के गोद में बैठ गई और अपने दोनों हाथ उसके गले में डालते हुए बोली, अपने बेटे के लिए कितना अच्छा गिफ्ट लेकर आए हो और मेरे लिए। उसकी बातें सुनकर युग उसे घूरते हुए देखा और बोला, तुम बार बार मेरे बेटे से क्यों कंपेयर करती हो? तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो उसके खिलौने से खुद को कंपेयर करने लगी हो? क्या चाहिए बोलो? युग के मुंह से ताने सुनकर मन्नत मुंह टेढ़ा करते हुए उसके गाल पर किस की और बोली, कुछ चाहिए तो नहीं, बस ऐसे ही सुना रही थी। वह बोल ही रही थी कि युग उसका गर्दन पकड़ के उसके होठों पर होठ रख किस करने लगा। कुछ ही देर में दोनों बेड पर पहुंच गए और देखते देखते युग ने खुद के और उसके कपड़े पूरे उतार दिए और मन्नत के होठ गर्दन पर हर जगह किस करने लगा। उसके मुंह से आहें सुनकर वह और भी ज़्यादा एक्साइटेड होते जा रहा था और धीरे धीरे वह दोनों इंटीमेट हो गए। युग ने मन्नत को कपड़े पहनाया, उसके बाद खुद जाकर शावर लिया और आकर बेड पर लेट गया। 3 महीने बाद मेहता बंगलो। आज नैना को पूरे 8 महीने 22 दिन हो गए थे और इन दिनों रेहान नैना को बार बार चेकअप के लिए ले जा रहा था और उसकी डिलीवरी कोई नॉर्मल नहीं थी क्योंकि उसके पेट में 2 बच्चे थे। इन दिनों नैना को उठना बैठना बहुत पहाड़ जैसा हो गया था।
वह ठीक तरह से खा पी नहीं पा रही थी और सुरेखा जी यहीं आ गई थी, बल्कि पायल भी उसकी मदद के लिए आ गई थी। सभी लोग उसकी देखभाल करने लगे थे। नैना को सोने उठने बैठने में बहुत दिक्कत होने लगा था। वह जब सोई थी तो वह ठीक तरह से उठ नहीं पाती थी, उसे सहारा देकर उठाना पड़ता था। ऐसे ही दिन और बीत गए और जब रेहान उसे चेकअप के लिए लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे एडमिट करा लिया, क्योंकि अब उसका वक्त हो गया था। अब तो रेहान को घबराहट आने लगा था, वह बहुत टेंशन लेने लगा था। पहली बात कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं और दो बच्चे, उसे बच्चों का भी टेंशन लगा था और नैना का भी टेंशन लगा था। एडमिट कराने के बावजूद भी डॉक्टर ने कोई रिज़ल्ट नहीं बताया। ऐसे ही एक दिन और बीत गया। बहुत लोग हॉस्पिटल जाकर उसे देखने लगे। युग भी आया था और रेहान को मोटिवेट किया कि वह टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह अपना भी दर्द उससे शेयर किया कि वह किस तरह परेशान हुआ था, पर रेहान जुड़वा बच्चा होने के नाते ज़्यादा टेंशन ले रहा था। रेहान परेशान होकर डॉक्टर से पूछने लगा। डॉक्टर ने कहा कि कल तक उनकी डिलीवरी हो जाएगी। देखते देखते दूसरा दिन आ गया। रेहान तो हॉस्पिटल में से जरा भी हिला नहीं, वह नैना के पास ही बैठा रहा। आज उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर डॉक्टर गए। सभी लोग बाहर मौजूद थे। नारायण जी तो घर थे, पर उन्हें बहुत टेंशन आने लगा। वह भगवान से दुआएं मांग रहे थे कि उनकी बहू की डिलीवरी ठीक तरह से हो जाए। उन्हें रहा भी नहीं जा रहा था। दिल तो कर रहा था कि वह ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल जाए, पर कल भी डिलीवरी नहीं हुआ, इसलिए रेहान उन्हें घर ही रहने के लिए कहा था। पर अब उनका मन मान नहीं रहा था, इसलिए वह दोपहर में अभय को कॉल किए और उसे अपने पास बुलाया और हॉस्पिटल ले जाने के लिए जिद करने लगे। अभय भी मान गया और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। जब रेहान ने उन्हें देखा तो अभय को डांट लगाने लगा कि नहीं लेकर आना चाहिए था, क्योंकि वह नैना को लेकर बहुत परेशान था और यहाँ पर उसके डैड रहेंगे तो उसे और भी टेंशन आने लगेगा, क्योंकि इस वक्त दोनों पेशेंट ही हैं। नैना को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। 3 घंटा बीत गया था, पर अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं आए। रेहान तो आज एक कप चाय भी नहीं पिया था। वह टेंशन के मारे सिर्फ इधर उधर घूम रहा था। वह इस वक्त वाइट कलर का शर्ट और जीन्स पहना हुआ था और उसे देख कोई भी कह सकता है कि वह 2 दिन से सोया हुआ नहीं है। करीब 3 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकल आते ही डॉक्टर ने रेहान को अंदर आने के लिए कहा और जब रेहान अंदर गया तो उसके हाथ पर पहले तो सैनिटाइज़र लगाने के लिए कहा। उसने जल्दी से अपना हाथ सैनिटाइज किया। छोटे से झूले में 2 बच्चों को सुलाया गया था और यह दोनों लड़कियां थीं, जो देख रेहान एकदम इमोशनल हो गया और वह घुटने के बल बैठकर अपनी दोनों बेटियों को देखने लगा। हल्का ही सही पर आंखें उसकी नम हो गई थी और अपने दोनों हाथों से दोनों बेटियों को छूकर किस किया। उसके बाद वह तुरंत उठा और डॉक्टर से पूछा नैना के बारे में। नैना अभी भी बेहोश थी, इस वजह से वह अभी भी अंदर थी। रेहान जाकर देखा तो वह अभी तक होश में नहीं आई थी। वह तुरंत घबराने लगा और डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा बस कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा तब तक बच्चों को बाकी लोगों से मिलवा सकते हैं। रेहान उस ट्रॉली को बाहर लेकर आया। बाहर जैसे ही सबने देखा कि सबके सब मुस्कुराने लगे। सबके सब बच्चों के तरफ झुक गए। पायल, अभय, सुरेखा जी, उत्तम जी, नरेश जी। रेहान ने अपनी एक बेटी को उठाकर नारायण जी के गोद में रखा, क्योंकि वह दोनों को तो नहीं ले सकते थे।
मुश्किल से उन्होंने एक को हाथ में पकड़ लिया। इस वक्त नारायण जी के चेहरे पर जो खुशी था वह शब्दों में कोई बयां नहीं कर सकता, बल्कि हर कोई खुश था। उसके दूसरी बेटी को पायल ने अपनी गोद में लिया। बारी बारी से सब कोई लेकर उन्हें चूमने लगा। रेहान की दोनों बेटियां बिल्कुल उन दोनों पर ही गई थी, एक नैना के जैसी तो एक रेहान के जैसे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने रेहान को अंदर बुलाया क्योंकि नैना को होश आ गया था। जब रेहान उसके पास गया और बगल में बैठा तो देख सकता था कि नैना के शरीर में तकलीफ बहुत था। वह जरा भी हिल डुल नहीं सकती थी। रेहान उसके माथे पर अपना हाथ फेरने लगा। रेहान ने नैना को बताया कि उन्हें 2 बेटियां हुई हैं। जो सुनकर नैना मुस्कुराने लगी, पर उसे दर्द हो रहा था। तो रेहान उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगी और मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। डैडी भी आए हुए हैं। डॉक्टर ने मना किया था कि अभी नैना से कोई ना मिले। रेहान ने अपनी खुशी सबको बताने लगा। वह सच में बहुत खुश था और यह खुशी सबको आज बता रहा था। लगभग शाम तक मन्नत भी नैना से मिलने आ गई थी और जब उसने उसकी दोनों बेटियों को देखी तो वह बहुत खुश हो गई। और जब वह नैना से मिली तो हंसते हुए बोली, नैना, तेरी एक बेटी को तो मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी। इतना बोलकर वह हंसने लगी। वहीं अब नैना भी खुद को हंसने से रोक ना सकी। वह भी हंसने लगी, पर उसे दर्द भी हो रहा था। शाम को जब मन्नत घर आई तो वह सभी को बताने लगी कि नैना की दोनों बेटियां बहुत ही खूबसूरत हैं और उसने हंसते हुए यह भी कहा कि मैंने नैना को डायरेक्ट कह दी कि उसकी एक बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगी। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगे, बल्कि युग भी मुस्कुरा दिया। वहीं युगान जो उन सबके बीच में बैठा था, उस बेचारे को क्या पता कि उसकी मम्मा ने उसकी अभी से रिश्ते की बात कर रही हैं। वह तो बस टेबल पर अपने हाथ बजा बजा के हंस रहा था। 1 हफ्ते बाद नैना अब घर आ गई थी और उसकी देखभाल करने के लिए 2 लेडी सर्वेंट थी। यहाँ तक कि पायल, सुरेखा जी सभी लोग उसकी मदद कर रहे थे। 2 बेटियां होने की वजह से नैना को खाने पीने पर भी ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि 2-2 बच्चों को उसे दूध पिलाना पड़ता था। रेहान काफ़ी दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा था, क्योंकि जब तक नैना पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाती वह ऑफिस जाना बंद कर दिया था। और अब नैना काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी थी। रेहान की दोनों बेटियां खूबसूरत होने के साथ साथ चालाक भी थीं, क्योंकि जब भी रेहान अपनी एक बेटी को गोद में लेता तो दूसरी रोकर दिखाने लगती थी कि उसके डैडी उसे भी गोद में ले। रेहान ज़्यादातर अपनी दोनों बेटियों को गोद में लेकर सोफे पर बैठता था, क्योंकि एक को झूले में रखता था और एक को हाथ में लेता था। जब दूसरी रोती थी तो उसे झूले में रखता था, फिर उसे हाथ में लेता था। वह यूं ही दोनों को प्यार करता था। दूसरी तरफ शर्मा हाउस, मयंक ने पीहू का एडमिशन करवा दिया था और इस बार वह खुद उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर रहा था, ताकि पीहू जल्दी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। और वह खुद उसे कॉलेज लेकर जाता था और दोपहर में लेकर भी आता था। मयंक अपनी गलतियों को पूरी तरह सुधार लिया था। वह सिर्फ और सिर्फ पीहू को अपने पलकों पर बिठा के रखा था, क्योंकि उसने जो एक बार गलती करके पछताया है वह उस गलती को कभी अपनी ज़िंदगी में दोहरा नहीं सकता। तो वहीं दूसरी तरफ अभय ने पायल को एजुकेशन के लिए फोर्स करने लगा। पायल ने भी मना नहीं किया, क्योंकि अभय उसका फ्यूचर बनाना चाहता है। वह भी मान गई थी और वह भी
कॉलेज अटेंड करने लगी, क्योंकि आगे चलकर पायल को अभय का हाथ बटाना था। उसे उसकी ही कंपनी में उसके साथ जॉब करना पड़ेगा और दोनों ही समझदार थे। दोनों समझ के अपना कदम आगे बढ़ा रहे थे। 1 साल बाद इन्फिनिटी होटल शर्मा हाउस। 1 साल बीत गया था। आज पीहू ने अपने एग्ज़ाम्स भी दे लिए और उसका रिज़ल्ट भी आ चुका था। वह पास हो गई थी और उसका रिज़ल्ट देखकर सबसे ज़्यादा मयंक खुश था। बाकी सभी भी खुश थे, पर मयंक की खुशी दुगनी थी। उसका रिज़ल्ट देखकर मयंक ने पीहू को आज डिनर के लिए बाहर होटल में लेकर गया और वह वहीं आज रुकने वाला था, क्योंकि उसके लिए बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि उसके पढ़ाई और एग्ज़ाम्स के बीच में मयंक अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा था। वह उसे प्यार बहुत करना चाहता था, पर कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी इंटीमेट होने से पीहू डिस्टर्ब हो जाए या उसकी पढ़ाई करने से ध्यान भटके। इसलिए वह अपने आप को कंट्रोल करता और पीहू भी अपने मम्मी पापा के पास जाकर कुछ दिन रहा करती थी, क्योंकि वह भी तो मयंक की वाइफ थी। उसे उसके करीब जाने का दिल करता था। इसलिए दोनों समझदारी के साथ खुद को बहुत कंट्रोल करते थे। पर आज वह दोनों अपनी हदें पार करने वाले थे, इसलिए तो वे दोनों होटल में आए थे। सबसे पहले उन दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद अपने कमरे में आ गए। मयंक ने पीहू के लिए एक डायमंड रिंग भी खरीदा था और बेड पर बिठाते हुए हाथ में वह रिंग पहनाया, जो देखकर पीहू बहुत खुश हो गई। मयंक उसे किस करते हुए कहा, यह गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास होने पर दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत किया। बल्कि 2 साल तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में लगे मेरी वजह से, उसके लिए सॉरी। उसकी बातें सुनकर पीहू भी मुस्कुराने लगी, बल्कि उसने भी हल्का उसके होठों पर किस कर ली। उसके किस करते ही मयंक अपनी नशीली आंखों से देखते हुए कहा, पीहू आज मैं बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो सुनकर पीहू मुस्कुरा दी, बल्कि उसे शर्म आने लगा था और वह अपने दोनों हाथ उसके गले में डालते हुए उससे चिपक गई। उसको इस तरह शर्माता देख मयंक उसे खुद से दूर किया। उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इतनी क्यों शर्म आ रही है तुम्हें? अब तो हम पति पत्नी हैं। हमारी शादी को भी 1 साल हो गया। इतना बोलकर मयंक उसके होठों पे होंठ रख किस करने लगा और पीहू भी उसका साथ देने लगी। किस करते करते मयंक उसे बेड पर लेटा दिया और एक हाथ से उसके कपड़े खोलने लगा। वहीं पीहू के भी हाथ मयंक के बालों में थे, तो धीरे धीरे वह उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार रहे थे। कुछ ही देर में उनके कपड़े पूरे फ्लोर पर फैल गए और मयंक पीहू के ऊपर आते हुए उसे बेतहाशा चूमने लगा, बल्कि उसके अंग अंग को चूम रहा था। और पीहू भी कम नहीं थी, वह भी उसे चूमे जा रही थी। फ्रेश होकर भी दोनों सोफे पर आकर बैठे, क्योंकि मयंक ने हाउसकीपिंग को कॉल करके उस बेडशीट को चेंज करने के लिए कहा। कुछ ही देर में उनका बेडशीट चेंज हो गया और वे दोनों बेड पर आकर दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट कर सो गए। वे दोनों कहीं सुबह जाकर सोए, क्योंकि पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सोए, एक दूसरे के ऊपर प्यार लुटा रहे थे। दूसरी तरफ पायल के भी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे और आज से पायल भी फ्री हो गई थी, पर वे दोनों घर में अकेले थे। इसलिए वे दोनों एक दूसरे को टूटकर प्यार करते थे। दिन रात अभय पायल को अपनी बाहों में लेके सोता था। पायल को जैसे ही कॉलेज की छुट्टी मिला कि वे अभय के साथ ऑफिस जाने लगी।
क्योंकि उसे भी ऑफिस का पूरा काम सीखना था। वह अभी से पूरा काम सीखना चाहती थी। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना है। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए प्लीज़।